नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th के इतिहास के चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद हम पढ़ रहे थे। जिसमें कि 1830 की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और 1848 की फ्रांसीसी क्रांति तक हो चुका था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इटली का एकीकरण। जी हाँ, इटली का एकीकरण कैसे हुआ। तो इटली के देश से एकीकरण का मतलब होता है एक होना। जैसे अपने भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य क्या एक है? भारत के अंदर ही 28 राज्य आते हैं, अलग अलग होते और सॉरी भारत के अंदर 28 राज्य आते हैं, यानी 28 राज्य का एकीकरण हो चुका है, एकीकरण है। ठीक है, तो इटली के जो राज्य है वो अलग अलग है, उसका एकीकरण कैसे हुआ आइए पढ़ते हैं। तो है 19वीं सदी के 19वीं सदी यानी 19वीं सदी के यानी 1800, 19वीं सदी बोले यानी 1900 से नीचे यानी 1800। तो 19वीं सदी के मध्य इटली के कई राज्यों में विभक्त था, यानी इटली कई राज्यों में विभक्त था। तो पहला था सार्डिनिया और पीडमाउंट। देखिए इटली के कितने राज्य है, तो इटली के कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इटली के कुल 10 राज्य हैं। इटली के कितने राज्य हैं? इटली के कुल 10 राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन है? तो पहला है साइडिनिया, दूसरा है पीडमाउंट, तीसरा है लंबार्डी, तीसरा है लंबार्डी, चौथा है बेनिशिया, पांचवा है सिसिली, छठा है नेपल्स, सातवां है रोम, आठवां है परमा, नौवां है मोडेना और 10वां है टस्कनी। देखिए ये राज्य का नाम याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन याद हो जाएगा। पहला है सार्डिनिया, दूसरा है पीडमाउंट। कई बार लगातार रिवीजन करेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे तो नाम याद हो जाएगा। पहला है सार्डिनिया, दूसरा है पीडमाउंट, तीसरा है लंबार्डी, चौथा है वेनेसिया, पांचवा है सिसिली, छठा है नेपल्स, सातवां है रोम, आठवां है परमा, नौवां है मोडेना और 10वां है टस्कनी। जैसे कि अपने भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, वैसे ही क्या इटली का राजधानी है? तो जी हाँ, इटली का राजधानी है रोम। इटली का राजधानी कौन क्या है? तो रोम। अगर कोई इटली का राजधानी पूछते तो रोम बोलिएगा। इटली का जो राजधानी है वो है रोम है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इटली की जो राज्य था वो उस पर किस किस का अधिकार था। इटली के जो राज्य था उस पर किस किस देश का अधिकार था, किस किस राजवंश का अधिकार था। तो जो सार्डिनिया पिडमाउंट था इसका सेवई का अधिकार था। सार्डिनिया पिडमाउंट जो राज्य था इटली का, उस पर सेवई का जो अधिकार था। लंबार्डी और वेनेसिया ऑस्ट्रिया के देश है। ठीक है, ऑस्ट्रिया के देश है और लंबार्डी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया देश का ही अधिकार था। ठीक है, अब बात करते हैं सिसिली और नेपल्स। सिसिली नेपल्स जो राज्य है उस पर बोर्बो वंश का सम्राट यानी राजा फर्डिनेंट का अधिकार था। बोर्बो वंश का जो राजा था फर्डिनेंट, उसका अधिकार था सिसिली और नेपल्स पर। ठीक है, फिर रोम। अब जो इटली का राजधानी है रोम, उस पर किसका अधिकार था? तो उसका पादरी, जिसका पोप बोलते हैं, पादरी किसे बोलते हैं? 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 फ्रांसीसी क्रांति में पढ़े होंगे कि जो पूजा पाठ करवा तो पादरी वर्ग कहते हैं, जो सबसे ऊपर प्रथम पद पे आते हैं उसी को पादरी वर्ग कहते हैं। पादरी वर्ग किसे कहते हैं? जो कि ऊपर पद पे आते हैं, जो पूजा पाठ करवाते हैं, उसी को पादरी वर्ग कहते हैं। तो पादरी वर्ग जो रोम पर अधिकार था वो पादरी वर्ग का था। ठीक है, फिर बात करते हैं परमा, मोडेना और टस्कनी। परमा, मोडेना और टस्कनी हेबस राजवंश का अधिकार था। एक राजवंश है जिसका नाम है हेबस हेब्स वर्ग का अधिकार था। जैसे कि भारत में मुगल वंश हो गया और क्या हो गया, मराठी हो गया, तो एक वंश होता है ना, उसी राजवंश होता है। तो हेबस वर्ग का राजवंश का अधिकार था 3 राज्य पे। कौन कौन सा? तो परमा, मोडिना और टस्कनी। ये जो 3 राज्य है इस पर हेबस वर्ग राजवंश का अधिकार था। ठीक है, अब बात करते हैं इटली के एकीकरण में बाधक तत्व। जो इटली के एकीकरण है उसमें बाधक तत्व क्या था? इटली के जो एकीकरण, कौन ऐसे ऐसे तत्व थे जो इटली की एकीकरण हमें नहीं देना चाहता था? तो कौन कौन थे? तो 3 थे। पहला कौन था कि इटली कई छोटे छोटे राज्य में, स्वतंत्र राज्य में विभक्त था। जो इटली है वो कई क्या 10 राज्य में विभक्त था। इटली 10 राज्यों में विभक्त था, जिसके कारण की दिक्कत हो रहा था इटली का एकीकरण करने में। फिर क्या है, इटली पर ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। यानी जो ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ये सब जो बड़े बड़े देश हैं वो इटली का एकीकरण होने नहीं चाहता था।
उसका हस्तक्षेप था। ठीक है। तीसरा है इटली के राजधानी पोप का प्रभाव था। इटली के जो राजधानी पोप है, देखिए पोप बोलिए या रोम बोलिए बात एक ही है। तो इटली का जो राजधानी रोम या पोप था उसका क्या था, प्रभाव था। जो रोम के जो पादरी वर्ग थे वो बोलते था कि इटली का एकीकरण हम कराएंगे, जिसके कारण क्या प्रभाव था, इटली का जो राजधानी पोप है उसका भी प्रभाव था, इटली का एकीकरण होने नहीं देना चाहता था। ठीक है। अब बात करते हैं इटली के एकीकरण में सहायक तत्व। ये था बाधक तत्व, बाधा बना हुआ था इटली के एकीकरण में। अब सहायक तत्व, कौन चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, कौन कौन चाहता था? तो चार है। पहला है इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। इटली में राष्ट्रीयता का यानी कि जो देश के प्रति जो प्रेम की भावना है उसका जनता में क्या विकास हो रहा था। जैसे कि कोई एक राज्य, भारत के दो राज्य मान लेते हैं, एक बिहार है एक तमिलनाडु है। आपको बोलेंगे कि बिहार अच्छा है या तमिलनाडु, तब क्या बोलेंगे? आप सिंपल है बोलेंगे बिहार अच्छा है। बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार बोलेंगे, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं वो तमिलनाडु बोलेंगे। अगर वही बोले कि भारत अच्छा है या चाइना अच्छा है तो आप बोलोगे भारत अच्छा है। क्यों? क्योंकि भारत मेरा देश है। लेकिन तमिलनाडु और बिहार दोनों भारत ही माता है। लेकिन अब क्या, अब पक्ष में हो गए, भारत के पक्ष में हो गए। वैसे जब ये दो राज्य अलग अलग था, सर्डिनिया और लोमाडी अलग अलग था, तो जो सर्डिनिया के लोग था वो इसको प्यार करता था और इसको दुश्मन मानता था, लोमाडी को दुश्मन मानता था। और जो लोमाडी के जो लोग थे वो सर्डिनिया को दुश्मन मानते थे। लेकिन जनता में विकास हो रहा था, वो सब सोच रहे थे इटली मेरा देश है, ये सारा राज्य एक ही है, ये विकास हो रहा था। जो इटली के राष्ट्रीयता का जनता में जो विश्वास हो रहा था। फिर दूसरा है इटली में फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव था। जो फ्रांस की जो क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी के, उससे जनता के दिमाग में आया कि जब फ्रांस एक हो सकता है तो इटली क्यों नहीं एक हो सकता है। तो फ्रांसीसी क्रांति का भी प्रभाव था। फिर बात करते हैं वीना कांग्रेस के द्वारा सार्डिनिया और पिडमाउंट का एकीकरण कर दिया। अब देखिए इटली का जो दो राज्य था सार्डिनिया और पिडमाउंट, इटली के दो राज्य था सार्डिनिया और पिडमाउंट, ये दोनों का वीना कांग्रेस के द्वारा एकीकरण हो चुका था। वीना कांग्रेस के द्वारा एकीकरण हो चुका था सार्डिनिया और पिडमाउंट का। सार्डिनिया और पिडमाउंट ये दोनों राज्य का एकीकरण हो चुका था। ठीक है। अब सिर्फ 8 राज्य बचे थे एकीकरण करने में, 2 राज्य का पहले से हो चुका है। में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन हो रहे थे। इटली में संवैधानिक सुधारों के लिए क्या नागरिक आंदोलन हो रहे थे, यानी जो संविधान लागू हो इटली देश में, ये नागरिक चाहता था, ये जनता चाहता था। ठीक है। अब चलते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए आगे है इटली की एकीकरण में नेपोलियन का योगदान। जो इटली का एकीकरण था उसमें नेपोलियन का क्या योगदान रहा? नेपोलियन हम बता दें, नेपोलियन फ्रांस का राजा था। कब से लेकर कब तक रहा था? तो 1804 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक जो नेपोलियन था वो फ्रांस का राजा बना था। और 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया था और 1521 को सेंट हेलेना नामक द्वीप पर नेपोलियन का मृत्यु हो गया था। तो यहाँ बोल रहा है कि इटली के एकीकरण में नेपोलियन का क्या योगदान रहा, क्या भागीदारी रहा नेपोलियन का। तो पहला है कि इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों यानी 3 राज्यों में विभक्त कर दिया, यानी गठन कर दिया। कौन कौन से गणराज्य? तो पहला था सिस्पाइन। पहला क्या है? सिस्पाइन। दूसरा है लिगुरियन और तीसरा है ट्रांसपेरेंट। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा। पहला है सिस्पाइन, दूसरा है लिगुरियन और तीसरा है ट्रांसपेरेंट। ये जो नेपोलियन है ये 3 गणराज्यों में इटली को विभक्त किया था, यानी गठन किया था। फिर है नेपोलियन ने यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया, यानी नेपोलियन जो है आने जाने के रास्ता को, यातायात व्यवस्था का मतलब होता है आने जाने के रास्ता को क्या चुस्त दुरुस्त यानी मजबूत किया को नेपोलियन। फिर ये नेपोलियन संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। नेपोलियन जो है पूरे इटली को संपूर्ण क्षेत्र यानी पूरे इटली को एक ही शासन के अंतर्गत लाया कौन? नेपोलियन। ठीक है। तो अगली वीडियो, आज तक यहीं रहने देते हैं, अगली वीडियो में जानेंगे कि इटली की एकीकरण में 3 महान युवक थे जो अपना जीवन का योगदान दिया था। पहला कौन था? पहला था मेजनी, दूसरा था काउंट, ये नाम है। ठीक है, काउंट कावुट। और तीसरा है
गेरिबाल्डी। ये तीनों के बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। आज तक यहीं रहने देते हैं। अगली वीडियो में तीनों के बारे में जानेंगे कि इटली की एकीकरण में ये तीनों लोग क्या भूमिका निभाया था, तो वो अगली वीडियो में जानेंगे। आज तक यहीं रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।